अब बोहर का मॉडल काफ़ी एक्सटेंसिवली यूज़ हुआ है, स्पेशली हाइड्रोजन के एटम के ऊपर ये काफ़ी जगहों पर अप्लाई हुआ है। तो अब हम देखते हैं कि बोहर का मॉडल और क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन करता है। अच्छा, अब हम स्टडी करेंगे कि बोहर के मॉडल ने एटम की स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन कर दिया और एटम के अंदर अरेंजमेंट ऑफ चार्जेस को भी एक्सप्लेन कर दिया। अब हम देखते हैं कि बोहर का मॉडल बाकी किन किन जगहों पे अप्लाई हुआ था। नाउ वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स पे बोहर के मॉडल का काफ़ी वर्क है। नाउ व्हाट इज़ वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम? वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स वो सिस्टम्स हैं, वो एटम्स हैं या वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें एक इलेक्ट्रॉन मौजूद हो। जैसे हाइड्रोजन के एटम में वन इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है तो इट इज़ वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इसीलिए बोहर्स का मॉडल ज़्यादातर हम हाइड्रोजन के ऊपर ही अप्लाई करते हैं। इसके अलावा हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, इसमें होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन हीलियम 1 प्लस में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये भी वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। इसी तरह लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन लिथियम 2+ में भी हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो लिथियम 2+ भी हमारे पास वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो वो सारे सिस्टम्स जिनमें एक इलेक्ट्रॉन मौजूद हो उनको हम कहते हैं वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स। तो ये जो बोहर का मॉडल है ये वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स पे अप्लाई होता है, 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स या उनसे ऊपर ये अप्लाई नहीं होता। उसकी वजह यह है कि बोहर की कैलकुलेशन काफ़ी सिंपल थी और वो सिंपल कैलकुलेशन सिर्फ वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे अप्लाई हो सकती हैं, इससे ऊपर अप्लाई नहीं हो सकती। नाउ वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स में हम किसी भी शेल का रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग बोहर्स मॉडल, किसी भी शेल की एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। जब कभी एक इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल में ट्रांसफ़र होता है तो उसके रिज़ल्ट में जो फोटोन रिलीज़ या एब्जॉर्ब होता है उसका हम वेव नंबर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वेव नंबर के अलावा हम लोग वेव लेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग बोहर्स वर्क। नाउ हम देखते हैं कि रेडियस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं यूजिंग बोहर्स मॉडल। तो फर्स्ट इज रेडियस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स। वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स में जो सबसे कॉमन हमारे पास सिस्टम है दैट इज़ हाइड्रोजन, इसलिए सबसे पहले हम हाइड्रोजन को डील करते हैं। हाइड्रोजन के लिए रेडियस की वैल्यू आती है यूजिंग सॉल्विंग द इक्वेशन, डेरिवेशन के बाद जो रेडियस की वैल्यू आती है दैट इज़ 0.529 एंगस्ट्रॉम्स इंटू n स्क्वेयर, वेयर n इज़ द नंबर ऑफ शेल, ऑर्बिट नंबर या शेल नंबर इज n। और एंगस्ट्रॉम्स किसके बराबर होता है? 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। तो हाइड्रोजन के फर्स्ट शेल की हमारे पास जो रेडियस आता है दैट विल बी n स्क्वेयर इंटू 0.529, यानी 1 स्क्वेयर इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम। हाइड्रोजन की सेकंड शेल का जो मेरे पास रेडियस आता है दैट इज़ 2 स्क्वेयर इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम। इसी तरह थर्ड शेल का आता है 3 स्क्वेयर इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम्स। फोर्थ शेल का आता है 4 स्क्वेयर इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम्स। नाउ ये वैल्यू आती है पहले शेल के लिए 0.529 एंगस्ट्रॉम्स। आपसे क्वेश्चन में पिकोमीटर में भी पूछ सकते हैं, तो यू शुड नो द कन्वर्जन। सेकंड शेल की आती है 4 इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम्स। थर्ड शेल की आती है 9 इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम्स। फोर्थ शेल की आती है 16 इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम्स। तो यूँ किसी भी शेल की आप रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको जो क्वेश्चन आएगा रेडियस से वो ये होगा कि व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ
फर्स्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन या व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ थर्ड शेल ऑफ हाइड्रोजन, तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछ लेंगे। नाउ इसके अलावा आपसे पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी टाइम्स इज सेकंड शेल ऑफ हाइड्रोजन ग्रेटर देन द फर्स्ट शेल, तो सेकंड शेल इज़ 4 टाइम्स ग्रेटर देन द फर्स्ट शेल। या आपसे पूछ सकते हैं हाउ मेनी टाइम्स इज फोर्थ शेल ग्रेटर देन द सेकंड शेल, तो फोर्थ शेल इज 4 टाइम्स ग्रेटर देन द सेकंड शेल। यूं भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नाउ इसके अलावा रेडियस का डिफरेंस पूछा जाता है, तो पहला शेल का जो रेडियस है दैट इज़ 0.529 एंगस्ट्रॉम, सपोज इतना। दूसरे शेल का रेडियस पहले शेल के 4 गुना ज़्यादा है, तीसरा शेल 9 टाइम्स ज़्यादा है और चौथा शेल 16 टाइम्स। तो होता यूँ है कि पहला शेल और दूसरे शेल में इतना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, दूसरे और तीसरे में डिस्टेंस ज़्यादा है, तीसरे और चौथे में डिस्टेंस मज़ीद ज़्यादा है। तो डिस्टेंस की क्या हमारे पास रिप्रेजेंटेशन आ जाती है कि दूसरे और पहले शेल का डिस्टेंस इतना नहीं है जितना तीसरे और दूसरे शेल का है, इससे ज़्यादा फिर चौथे और तीसरे शेल का है, इससे ज़्यादा फिर पांचवें और चौथे शेल का डिस्टेंस है। तो जैसे जैसे आप शेल नंबर इंक्रीज़ करते जाते हो, इनके रेडियस का जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है ये क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। क्यों इंक्रीज़ करता है? क्योंकि रेडियस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। तो यूं भी आपसे कुछ पूछ सकते हैं इस बारे में भी। नाउ सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपके पास आपसे हाइड्रोजन के अलावा अगर किसी और 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम का पूछ लें, हाइड्रोजन के अलावा बाकी किसी 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम का पूछ लें, अदर सिस्टम किसी का पूछ लें, तो उसमें इस इक्वेशन में नीचे z लगाना लाजमी है, वेयर z इज़ द एटॉमिक नंबर। अब अगर हीलियम की बात करते हैं सपोज, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, तो हीलियम की सारी इक्वेशंस में नीचे आ जाएगा 2। तो हीलियम का जो रेडियस है, हीलियम प्लस की मैं बात कर रहा हूँ, जो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, वो हाइड्रोजन के किसी भी शेल के रेडियस के कंपैरिजन में 2 टाइम्स क्या होगा, लेस होगा। तो हीलियम या किसी भी 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए नीचे आपने इक्वेशन में z लगा लेना है, जो भी उसका एटॉमिक नंबर है। लिथियम के लिए 3 हो जाएगा, बेरिलियम के लिए 4। तो यूं आपने कैलकुलेशन करनी है। नो ये आपके पास था रेडियस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। नाउ वी मूव ऑन टू सी कि एनर्जी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सेकंड थिंग जो हम देखेंगे दैट इज़ एनर्जी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो एनर्जी ऑफ ऑर्बिट हम कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? एनर्जी के लिए जो इक्वेशन बनती है, पहली बात करेंगे फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए जो इक्वेशन बनती है एनर्जी की, एनर्जी इज इक्वल टू -2.178 into 10 raised to the power -18 joules divided by n square। या अगर किलो जाउल पर मोल में लिखना चाहें हम, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1313.13 किलो जाउल पर मोल डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। तो ये दोनों हम यूज़ कर सकते हैं। नाउ हाइड्रोजन के पहले शेल की एनर्जी कितनी होगी? पहले शेल की एनर्जी होगी -2.178 इंटू 10 रेज टू द पावर -18 जाउल्स डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर। इसी तरह दूसरे शेल की एनर्जी होगी -2.178 इंटू 10 रेज टू द पावर -18 जाउल्स डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर। इसी तरह जो तीसरे शेल की एनर्जी होगी that will be -2.178 into 10 raised to the power -18 joules divided by 3 स्क्वायर। तो यूं आप किसी भी शेल की एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो। आपको क्वेश्चन जाउल्स में भी पूछा जा सकता है या किलो जाउल्स पर मोल्स में भी। तो आपको ये दोनों वैल्यूज़ का आना मस्ट है। यू मस्ट नो बोथ ऑफ दीज वैल्यूज़। नाउ एनर्जी वेरीज इनवर्सली विद n स्क्वायर। तो एनर्जी का जो डिफरेंस है वो डिक्रीज करता है विद सक्सेसिव शेल। यानी अगर हम एनर्जी की बात करें तो पहले और दूसरे शेल में एनर्जी डिफरेंस सबसे ज़्यादा है, फिर दूसरे और तीसरे में, फिर तीसरे और चौथे में।
अब रेडियस का जो हिसाब था वो उल्टा था। रेडियस में यूँ था कि पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पहले और दूसरे में रेडियस डिफरेंस कम था, दूसरे और तीसरे में ज़्यादा, तीसरे और चौथे में और ज़्यादा। क्योंकि रेडियस वेरी करता है डायरेक्टली विद एन स्क्वायर, लेकिन एनर्जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, तो इसलिए एनर्जी का हिसाब क्या है, रेडियस के हिसाब से उल्टा है। तो एनर्जी डिफरेंस सबसे ज़्यादा किस शेल के दरमियान है, पहले और दूसरे शेल के दरमियान एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम है। तो हमारे पास E2 माइनस E1 विल बी मैक्सिमम, फॉलोड बाय E3 माइनस E2, फॉलोड बाय E4 माइनस E3 एंड सो ऑन। तो यूँ हमारे पास एनर्जी डिफरेंस कैलकुलेट किया जा सकता है या एस्टिमेट किया जा सकता है। नाउ अगर आपको, बल्कि ये क्वेश्चन हम बाद में करते हैं, पहले हम कर लेते हैं किसी और एटम के लिए, हाइड्रोजन के अलावा अगर किसी और वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए यही एनर्जी पूछी जाए तो उसमें ऊपर आपने मल्टीप्लाई कर देना है z स्क्वायर से। z स्क्वायर का मतलब है एटॉमिक नंबर स्क्वायर। तो फॉर एग्जांपल आपसे हीलियम के दूसरे शेल की एनर्जी पूछी है, तो हीलियम के दूसरे शेल की एनर्जी क्या है, इंटू जेड स्क्वायर। हीलियम के लिए z की वैल्यू, एटॉमिक नंबर की वैल्यू है 2, तो 2 स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा। तो हीलियम के लिए सेकंड शेल के लिए एनर्जी की वैल्यू है -2.178 इंटू 10⁻⁻18 जाउल्स। तो हमारे पास आपसे अगर किसी भी तरह पूछें क्वेश्चन, तो यू कैन अटेम्प्ट इट बाय यूजिंग दिस इक्वेशन फॉर एनी अदर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। हीलियम, हाइड्रोजन के अलावा कोई भी वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो तो उसमें ऊपर क्या करें, z स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। नाउ आपको एक और क्वेश्चन यूजुअली बड़ा पूछा जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन ने जंप किया है थर्ड शेल से फर्स्ट शेल में, थर्ड शेल से फर्स्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन ने जंप किया है, तो एक फोटोन रिलीज हुआ है। व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ दिस फोटोन? तो इस एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए डेल्टा E आप यहाँ से माइनस रिमूव करके यहाँ पे डाल देते हैं प्लस 2.178 इंटू 10⁻⁻18 जाउल्स। यहाँ पे आप डाल देते हैं 1 इंटू स्मॉलर वाले शेल का स्क्वायर माइनस लार्जर वाले शेल का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे थर्ड शेल लार्ज है और फर्स्ट शेल स्मॉल दिया है, तो यहाँ पे आप 2.178 इंटू 10⁻⁻18 डाल के स्मॉल शेल इसमें दिया है 1, तो 1 का स्क्वायर ले लें, और लार्ज स्क्वायर दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर ले लें। तो ये पूरी कैलकुलेशन करें तो आपके पास एनर्जी आ जाएगी। या अगर आपको दिया है 5वें शेल से दूसरे शेल में जंप किया है, तो स्मॉल में आप डाल दें 2 का स्क्वायर और लार्ज में डाल दें 5 का स्क्वायर। तो यूँ आप किसी भी शेल के अंदर एनर्जी डिफरेंस या एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं जब एक इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल में क्या करेगा, जंप करेगा। तो दिस इज़ हाउ यू कैलकुलेट एनर्जी। और अगर आपने किलो जाउल में करनी है तो 2.178 के बजाय +1313 आप यूज़ कर सकते हैं। दिस विल बी वैल्यू इन किलो जाउल पर मोल। तो यूँ आप एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन जो बड़ा फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक फोटोन कब रिलीज़ होगा। सपोज़ आपके पास 4 ट्रांजिशंस हुई हैं, एक इलेक्ट्रॉन ने 5वें शेल से जंप मारा है दूसरे शेल में, एक इलेक्ट्रॉन ने दूसरे शेल से जंप मारा है पहले शेल में, एक इलेक्ट्रॉन ने 7वें शेल से जंप मारा है दूसरे शेल में, और एक इलेक्ट्रॉन ने जंप मारा है 7वें शेल से चौथे शेल में। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किस केस में रिलीज़ होगी? तो जब आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया हो, आप देखें कि कौन सा सबसे छोटा शेल है जिसमें जंप लग रहा है। तो इसमें जो छोटा शेल है दैट इज़ सेकंड शेल, इसमें भी सेकंड, इसमें फोर्थ, इसमें फर्स्ट शेल। तो फर्स्ट शेल हमारे पास क्या है, सबसे छोटा है जिसमें जंप लग रहा है। तो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन कि सेकंड से फर्स्ट में जब एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो मोस्ट एनर्जी इज़ रिलीज्ड कंपेयर टू, बाकी हम कंपैरिजन कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7, कंपेयर टू 7 4, कंपेयर टू 7 2, कंपेयर टू 5 2, सबसे ज़्यादा एनर्जी 2 1 वाले में रिलीज़ होगी। अगर आपको यूँ दिया है E4 माइनस E1
E2 माइनस E1, E3 माइनस E2 और E7 माइनस E2। तो अब आपने देखना है सबसे छोटा कौन सा है। इसमें यहाँ पे भी E1 है, यहाँ पे भी E1। अब जब दो दिए हों ऐसे जिसमें सबसे छोटा शेल इन्वॉल्व हो, तो उसमें फिर आप दूसरे वाला देखेंगे, दूसरे वाला जितना बड़ा हुआ उतनी एनर्जी रिलीज होगी। फॉर एग्जांपल E1 और E2 है और E1 और E4 है, तो E4 से E1 में जंप करने में ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। तो यूं भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नाउ तो ये था एनर्जी के बारे में क्वेश्चन। इसके अलावा आपसे एक और मज़े का क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके चला गया है चौथे शेल में, पहले शेल से चला गया है चौथे शेल में, तो कितनी ट्रांजिशंस लेके ये वापस आएगा। तो एक बात याद रखें, जब एक इलेक्ट्रॉन किसी ऊपर वाले शेल में चला जाता है तो वहाँ से किसी भी तरह से वापस आ सकता है, किसी भी तरह से। ये जो हमारे पास जंप होता है इसका वापस आना, ये टोटली प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करता है। हो सकता है कि चौथे शेल का इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली जंप लगा के पहले में आ जाए, या हो सकता है स्टेप वाइज आए, या हो सकता है पहले चौथे से दूसरे में आए और दूसरे से पहले में, या हो सकता है पहले चौथे से तीसरे में जाए लाइक दिस और फिर तीसरे से पहले में आए लाइक दिस। तो टोटल 6 तरह की हमारे पास ट्रांजिशंस हो सकती हैं। ये देखें, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। तो टोटल 6 ट्रांजिशंस क्या हैं, पॉसिबल हैं। तो हाउ कैन यू कैलकुलेट नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रांजिशंस। आप एंट्री टेस्ट में बना तो नहीं सकते, तो डायरेक्टली कैसे कैलकुलेट करेंगे। डायरेक्टली कैलकुलेट करने के लिए यू हैव अ फॉर्मूला n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो अब आपसे कहा है कि 5 चौथे से पहले में आया है, तो आप क्या लिख लें, n में 4 इंटू 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 2। तो टोटल क्या है, 6, और यहाँ पे भी हमने टोटल 6 काउंट की हैं। तो यूं नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रांजिशंस आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मूविंग ऑनवर्ड्स, हम बोहर के मॉडल से वेव नंबर ऑफ अ फोटोन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हाउ वी कैलकुलेट वेव नंबर। वेव नंबर हम यूजुअली हाइड्रोजन के लिए ही करते हैं, इसमें बाकी एटम्स को लेने की ज़रूरत नहीं है। हाइड्रोजन के लिए वेव नंबर हमारे पास आएगा 1.09678 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 18 जाउल्स इंटू 1 इंटू n माइनस स्मॉल स्क्वायर और 1 इंटू n माइनस लार्ज स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन आया कि एक इलेक्ट्रॉन ने चौथे शेल से जंप मारा, सपोज दूसरे शेल में, चौथे शेल से एक इलेक्ट्रॉन ने जंप मारा इनटू सेकंड शेल, तो कितना वेव नंबर का फोटोन रिलीज होगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये वैल्यू आप नीचे ले लेंगे। स्मॉल शेल इसमें दिया है हमें 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस लार्ज शेल हमें दिया है 4 का स्क्वायर हम लेंगे और कैलकुलेशन कर लेंगे, हमारे पास वेव नंबर आ जाएगा। अब ये जो वैल्यू है इसको हम R या इसको हम रेडबर्ग्स कांस्टेंट भी कहते हैं। पूछा हुआ भी है हमारे पास, 2-3 दफ़ा एंट्री टेस्ट में आया है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रेडबर्ग्स कांस्टेंट, तो ये आपको याद होनी चाहिए। तो यूँ आप किसी भी शेल से, जब किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो जो वेव नंबर रिलीज होता है, यू कैन कैलकुलेट दैट। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब आपके पास वेव नंबर आ गया तो वो जो वेव नंबर की वैल्यू आएगी उसको आप 1 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास वेवलेंथ आ जाएगी। और फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए यू कैन यूज़ E इज इक्वल टू HF। आप एनर्जी कैलकुलेट करके H डाल के F कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस इज़ हाउ यू डू कैलकुलेशंस
and you apply Bohr's atomic model to one electron systems. One electron systems की आप रेडियस, एनर्जी, वेव नंबर, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग Bohr's एटॉमिक मॉडल. वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम से जब ऊपर चले जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम या उससे ऊपर, तो फिर आपके पास Bohr's का मॉडल वर्क नहीं करता.